मित्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए, बाल मुकुंद। आप देख रहे हैं संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था पर। और आज हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं। तो देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है ब्रेन लिपि का आविष्कार किया गया था। जी हाँ, ब्रेन लिपि का आविष्कार किया गया था, ऐसा क्वेश्चन है। अर्थात आपसे पूछा गया है कि ब्रेन लिपि का आविष्कार जो है वो क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए है गूंगे व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी है बहरे व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन सी है अंधे व्यक्तियों के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है चार आपके लिए। तो ब्रेन लिपि जो है एक ऐसी लिपि है जिसका आविष्कार अंधे व्यक्तियों के लिए किया गया था। जी हाँ, अंधे व्यक्तियों के लिए किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे लुई ब्रेल, याद रखिएगा फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम लुई ब्रेल था। और लुई ब्रेल जो थे ये बचपन में इनके आँख में चोट लग गई थी और ये देखने में असमर्थ हो गए थे। जी हाँ, लुई ब्रेल फ्रांस के एक व्यक्ति थे और बचपन में ही खेलते समय या कैसे भी करके इनकी आँख जो है वो चली गई और ये देखने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए। और उन्होंने फिर एक लिपि का आविष्कार किया जिसको छू कर पढ़ा जाए, यानी दिखाई ना पड़े जिसको, वो इस अक्षरों को छू करके पढ़ ले। यानी अक्षर जो है उभरे हुए होते हैं और उनको ये अंधे व्यक्ति छू कर पढ़ते हैं। तो ऐसी लिपि का आविष्कार किया और इस लिपि का आविष्कार चूँकि लुई ब्रेल ने किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। तो इसके आविष्कार लुई ब्रेल हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं और इस लिपि का आविष्कार अंधे व्यक्तियों के लिए किया गया था। ये सभी आप याद रखेंगे। इसका जो अक्षर होता है वो उभरा हुआ होता है जिससे आप छू कर जान सकते हैं कौन सा अक्षर लिखा गया है, और कोई अंधा व्यक्ति हो तो छू कर ही उसको पढ़ करके जान पाता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अंधे व्यक्तियों के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि भारत गायकवाड़ का संबंध किस क्षेत्र से है। भारत गायकवाड़ एक बहुत ही मशहूर नाम है, शायद आपने एक ऑप्शन को सही भी कर दिया होगा हमारे बताने से पहले। तो भारत गायकवाड़ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक हाथ खराब था। जी हाँ, एक हाथ उनका किसी काम के लायक नहीं था, फिर भी उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किया। जी हाँ, भारत गायकवाड़ ने तैराकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया एक हाथ ना होते हुए। तो एक हाथ ना हो तो तैरने में कितना मुश्किल होगा, फिर भी उन्होंने किया, ऐसा कर दिखाया इन्होंने। आर्टिफिशियल हाथ लगा करके, बनावटी हाथ लगा करके या कैसे भी किया और अपना नाम रोशन किया। तो किस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया तो वो है तैराकी। जी हाँ, याद रखिएगा भारत गायकवाड़ का संबंध किससे है, तैराकी से है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार आता रहा है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, सुनेंगे। तो देखिए इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। क्या 16 सितंबर, क्या 15 अक्टूबर, या फिर क्या 29 अगस्त को, या फिर क्या 11 जुलाई को। ये कुल मिला के आपको बताना है। तो बता दें कि जो खेल दिवस है, खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, याद रखेंगे नाम पूछा जा सकता है, मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को, चूँकि 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, 29 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं 16 सितंबर की।
तो 16 सितंबर को आप जान ही रहे हैं क्या मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हाथ धुलाई इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, इस समय हाथ बार बार धोया जा रहा है, तो इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण, और 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण। 29 अगस्त को आपने जाना ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं अगर 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चारों डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 15 अक्टूबर हाथ धुलाई दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। चारों डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेल से तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही है, लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। तो बात करते हैं पारंपरिक खेल की, तो कबड्डी भी आपका पारंपरिक खेल है। जी हाँ, कबड्डी पारंपरिक खेल है। लट्टू भी आपका पारंपरिक खेल है। चिब्बी फोड़ भी आपका पारंपरिक खेल है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी सही हैं। और पारंपरिक खेलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल और है, जो कि गिल्ली डंडा है। जी हाँ, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। तो कबड्डी, लट्टू, चिब्बी फोड़ और गिल्ली डंडा, ये चारों ही पारंपरिक खेल हैं, याद रखिएगा, इनको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और खेलों की दुनिया से आइए बाहर निकलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है, इसके सोने का समय कितने घंटे हैं। गाय के सोने का समय पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बेस पे है। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो, हम छांट छांट के आपके लिए लाते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, गाय एक पालतू पशु, इसके सोने का समय दिया गया है 4 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा या फिर 2 घंटा। कितना है इसका समय आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर गाय जो है ये एक पालतू पशु होती है, और इसके सोने का समय जो है वो 4 घंटा होता है। जी हाँ, गाय के सोने का समय 4 घंटा होता है। बात करते हैं 18 घंटा की, तो 18 घंटा जो है वो अजगर के सोने का समय होता है। जी हाँ, अजगर के सोने का समय होता है, अजगर के सोने का समय होता है। और बात करते हैं 12 घंटा, तो 12 घंटा बिल्ली के सोने का समय होता है। जी हाँ, बिल्ली के सोने का समय होता है। और एक दिया है आपका 2 घंटा। ऐसा कौन सा जीव है जो केवल 2 घंटे सोता है। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन है ऐसा। 2 घंटा जो है वो जिराफ के सोने का समय है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिराफ के सोने का समय है। ठीक, तो 4 घंटा सोने का समय गाय का, 18 घंटा अजगर का, 12 घंटा बिल्ली का, 2 घंटा जिराफ का। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आ से 18 होता है, आ से अजगर होता है, तो 18 घंटा अजगर के सोने का समय हो गया। बा से 12 होता है, बा से बिल्ली होता है, तो 12 घंटा बिल्ली के सोने का समय हो गया। 2 का आपने याद कर लिया, और 2 घंटा जिराफ का होता है, आप जान ही चुके हैं। 4 घंटा गाय का होता है। यही बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के सोने का जो उचित समय है वो 6 घंटे होता है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार का। तो आइए इसको देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन में शहतूत, जी हाँ, एक नाम लिया गया है। शहतूत के पेड़ों पर किस प्रकार के कीटों का पालन किया जाता है। कीट पालन बताया गया इसमें, और आपसे पूछा गया शहतूत के पेड़ों पर किस प्रकार के कीटों का पालन किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन दिया गया है लाख के कीटों का, रेशम के कीटों का, मधुमक्खी का, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है। तो बात करते हैं शहतूत के पेड़ों पर, तो शहतूत के पेड़ों पर जो है रेशम के कीटों का पालन होता है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही होगा, रेशम के कीटों का पालन होता है। अच्छा, ये लाख के कीटों की बात करें तो प्लास या फिर कुसुम के पौधों पर। जी हाँ, प्लास या फिर, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लास होता है एक पौधा,
या फिर कुसुम। इन दोनों पौधों पर जो है लाख के कीटों का पालन होता है। तो पलाश व कुसुम के पेड़ों पर लाख के कीटों का पालन होता है एवं शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। और मधुमक्खी के बारे में आपको बताना नहीं है, इसको आप जान ही रहे हैं मधुमक्खी का पालन कैसे होता है। तो इसके लिए लकड़ी के बक्से बनाए जाते हैं, उसमें मधुमक्खी का पालन होता है। और वैसे तो मधुमक्खियाँ जो है पेड़ों पर अपना छत्ता लगाती हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अच्छा हाँ, 7वां क्वेश्चन जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु था, अर्थात मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू पशु क्या था? क्या बिल्ली या कुत्ता या सूकर या फिर ये सभी थे? कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुत्ता, जी हाँ, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। जी हाँ, कुत्ता मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु था। बात करते हैं अगर कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या थी? लोहा था, सोना था, तांबा था, चांदी था, क्या था? तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु क्या थी? तो वो तांबा थी। जी हाँ, वो तांबा थी, तांबा थी। तो इस प्रकार कई फैक्ट हमारे क्लियर होते हैं क्वेश्चन से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण को से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। मैती आंदोलन का संबंध कहाँ से है? मैती आंदोलन का संबंध कहाँ से है? क्या गढ़वाल से है, गुजरात से है, पश्चिम बंगाल कहाँ से है या फिर ये सभी सही हैं? क्या आपका सही होगा? तो बता दें आपको, मैती आंदोलन का संबंध जो है वो गढ़वाल से है। और क्या है मैती आंदोलन, इसके बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो देखिए, गढ़वाल में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें होता क्या था, इसमें ससुराल आने पर कोई भी लड़की, जिस लड़की की शादी होती थी अपने ससुराल जाती थी, तो ससुराल जाने पर, ससुराल में पहुंचने पर कोई भी जब लड़की पहुंची थी अपने ससुराल में तो वह एक वृक्ष लगाती थी। ऐसी परंपरा थी, ऐसी परंपरा बनाई गई कि वो लड़की अपने ससुराल पहुंचते ही सबसे पहला काम करती थी, एक वृक्ष लगाती थी, जिसे उस वृक्ष को मैती वृक्ष कहा जाता था। जी हाँ, जो वृक्ष लगाती थी लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल में, उस वृक्ष को मैती वृक्ष कहा जाता था। और मैती वृक्ष लगाने के इस परंपरा को ही एक आंदोलन का नाम दिया गया, वृक्षारोपण के आंदोलन के रूप में एक नाम दिया गया, जिसे मैती आंदोलन कहा जाता है। तो गढ़वाल में ऐसा हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा, गढ़वाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोज्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, सिरका या फिर आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला, भोज्य पदार्थों के लिए यहाँ दिया गया है। तो यहाँ आप जो है के लिए का मतलब संरक्षण के लिए समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हुई है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, जी हाँ, भोज्य पदार्थों के लिए के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है और सिरका का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, आ और बा दोनों। जी हाँ, आ और बा दोनों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को पकाया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो पाश्चुरीकरण माने क्या होता है, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। पाश्चुरीकरण माने होता है उबालना, उबालना। जी हाँ, उबालना। तो आप जानते ही हैं दूध को उबाला जाता है। तो उबालते समय दूध को कितने सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, 70 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, दूध को पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में उबाला जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आइए देखते हैं अपनी श्रृंखला का 11वां क्वेश्चन। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन।
11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए चिकनी मिट्टी उपयोगी नहीं होती है। तो ये आपसे पूछा गया है कि चिकनी मिट्टी उपयोगी, और यहाँ ध्यान देंगे नहीं पर, जी हाँ नहीं पर आप ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस फसल के लिए चिकनी मिट्टी उपयोगी नहीं होती है, ध्यान देंगे। ऑप्शन में है गेहूँ, चना, मटर, तरबूज, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत ही आसान हमारे समझ से है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही बहुत आसान दे दिया गया है। आप जानते हैं तरबूज, खरबूज इत्यादि ये सब जो होते हैं, इन सब के लिए बलुई मिट्टी चाहिए। आप जानते हैं नदियों के किनारे तरबूज या खरबूज ज़्यादा होता है, अर्थात इसके लिए जो है बलुई मिट्टी चाहिए, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये चिकनी मिट्टी में इसके लिए चिकनी मिट्टी उपयोगी नहीं होती है। चिकनी मिट्टी उपयोगी होती है गेहूँ के लिए, चना के लिए, मटर के लिए, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तरबूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के 12वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। जी हाँ, पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में और पूछा जाता रहेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप मिस ना करिए, जरूर हल करिए हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन। तो पर्णहरित क्लोरोफिल कहाँ होता है? ऑप्शन दिया गया पौधों के पत्तियों में, पौधों के जड़ों में, डालों में, सूखे पेड़ों में। तो पर्णहरित क्लोरोफिल बहुत आसान है, आप जानते हैं कि पौधों के पत्तियों में होता है। जी हाँ, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला के 13वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 13वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। कीटभक्षी पौधों को पूछा गया है यहाँ पर आपसे, और ऑप्शन में दिया बीनस फ्लाइट्रेप, नेफेंथीस, घटपाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपसे पूछा गया है। तो कीटभक्षी पौधा कौन है, बात करते हैं। तो ऐसा भी पौधा होता है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा भी पौधा होता है जो कीटों को खाता है, कीड़ों मकोड़ों को खाता है। जी हाँ, खाता कैसे है? तो इस पेड़ में जो इसकी पत्तियां होती हैं वो कुछ जैसे कप होता है, चाय का कप होता है, कुछ ऐसे आकार की होती हैं, कुछ ऐसे आकार की होती हैं। और होता क्या है, जब कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे यहाँ किनारे पर आकर बैठते हैं तो इसमें से एक प्रकार का जो है स्राव होने लगता है, एक प्रकाश के रस का, और वो स्राव जो है चिकना होता है। और कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, यहाँ से फिसल कर जो है यहाँ आके गिर जाते हैं, यहाँ आके गिर जाते हैं। और जब ही कीड़े यहाँ के गिरते हैं तो इसका मुख जो है वो बंद हो जाता है और कीड़े इसी में गल कर मर जाते हैं। तो इस प्रकार ये पौधे जो है कीड़ों को अपना भोजन बना लेते हैं। तो बात करते हैं कीट पतंगे खाने वाले पौधे, कीटभक्षी जो पौधे हैं उनका नाम क्या है? तो बीनस फ्लाइट्रेप भी है, नेफेंथीस भी है, घटपर्णी भी है। ये तीनों के तीनों जो है कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था ये सभी। ठीक है, ये सभी, तो ये तीनों के तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। आइए आगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा हम बात आपको और क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको परपोषी कहा जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कीटभक्षी कहा जाता है या फिर परजीवी कहा जाता है। तो मृतपोषी का मतलब मृत चीज़ों को खाकर अपना पोषण करते हैं ऐसे पौधे। परजीवी का मतलब दोनों दूसरे पौधों पर, दूसरे पेड़ों पर आधारित होते हैं, जिनका जीवन आधारित होता है, ऐसे पौधे परजीवी होते हैं। और कीटभक्षी आप जान ही चुके हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए भी आपका ऐसे पौधों के बारे में जिसको अपने पिछले क्वेश्चन में देखा। दिया गया है जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये है आपका, क्या मृतोपजीवी कहते हैं, या परजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, या मांसाहारी कहते हैं? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ये सब क्लियर किया था, तो आपने जरूर एक ऑप्शन सही कर लिया होगा। तो ऐसे पौधे जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनको जो है मृतोपजीवी पौधा कहा जाता है। जी हाँ, मृतोपजीवी अर्थात मृत चीज़ों पर निर्भर रहने वाले, जीवन यापन करने वाले।
ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवित। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। बात करते हैं परजीवी की। परजीवी क्या होता है? तो परजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो जीवित किसी पौधों पर, जीवित किसी हरे पेड़ पर उनका जीवन आधारित होता है। उन्हीं जीवित पौधों से, पेड़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी बेल टाइप के पौधे होते हैं, जैसे बेल हुआ या फिर लता टाइप का जो भी पौधा होता है, वो क्या होता है कि यहाँ से जमता है लेकिन इसी पेड़ पर जाकर ऐसे गोल गोल करके उस पर लपेट लेता है। तो क्या होता है, जिस पेड़ को लपेटे रहता है उसी पेड़ से वो अपना भोजन ग्रहण करता रहता है। तो ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। बात करते हैं परपोषी की। तो जिन पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, है ना। जैसे ये लता जो है, ये इस पेड़, मान लो नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ से अपना जीवन यापन कर रही है, अपना जीवन चला रही है। तो इस नीम के पेड़ को क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। और इस लता को क्या कहेंगे? तो परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारी इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? एक मिनट। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है। दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में है पेचिस, टाइफाइड, पीलिया या फिर ये सभी। तो दूषित जल से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें पेचिस भी है, टाइफाइड भी है, पीलिया भी है और इसी में आपका हैजा भी आता है। हैजा इसी में दूषित जल से होने वाली बीमारी एक पेट हैपी भी है। तो ये सभी बीमारियां जो है दूषित जल से होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। इसी में बात करना चाहेंगे कि मलेरिया के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसको नोट कर लेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू जो है एंडीज मच्छर के काटने से होता है। एंडीज मच्छर के काटने से। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से और डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से। और इस मच्छर को, एंडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया जो है विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह भी एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 5। इसमें आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आगे ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए, पाने के लिए, ऐसा हल पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा ताकि हम उत्साहित हों, हमारा उत्साह बढ़े और अच्छा कुछ करने का और अच्छा वीडियो बनाने का आपके लिए। तो मैं बालमुकुंद विदाई लेता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के इस वीडियो से। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।